गुड्डू और पप्पू दोनों टीवी में मगन थे। जब हमजा अंदर दाखिल हुआ, दोनों ने लहकर कहा, गुड मॉर्निंग चाचू। चाचू की जाना, आज मैं तुम लोगों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ और तुम्हारे कमरे में प्ले स्टेशन भी लगा रहा हूँ। मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो तुम दोनों उनके जाने तक अंदर ही रहना। हमजा ने समझाया। पप्पू ने पूछा, चाचू हम बेबी को भी साथ ले जाएं? हमजा ने हैरानी से दोहराया, बेबी? अभी एक मुसीबत कम थी जो अब तुम शैतान किसी की बेबी को उठा लाए हो। किधर है बेबी? हमजा ने डांटा। उफ चाचू, क्यूट लड़की को बेबी कहते हैं और हम उन्हें नहीं, उसे रात को आप उठा कर लाए। गुड्डू ने हमजा को तासुब से देखा। एमटीवी की औलाद, अब तुम मेरे कमरे में जाओ, थोड़ी देर में पिज़्ज़ा आ जाएगा और अब मेरी आवाज़ लगाने तक कमरे में रहना। हमजा ने तंबीह की। 1 घंटे के अंदर अंदर घर में हमजा के चंद दोस्त, वसीम के वालिद और मौलवी साहब आ चुके थे। निकाह की सुन्नत अदा हो रही थी। मरियम जीन्स और मलगजी से शर्ट में नंगे पैर आंटी की चादर ओढ़े इजाबो कबूल के मरहल से गुजर रही थी। थोड़ी ही देर में निकाह हो चुका था। अब मुबारक सलामत का शोर था। माली बाबा चौकीदार साहब इस में शरीक थे। आंटी, ये मजबूरी का निकाह है। मैं जैसे ही हालात साजगार होते हैं और मेरी लंदन वापसी की कोई राह निकलती है, चली जाऊंगी। ये मेरी बेबसी है कि आज मैं एक बददिमाग खड़ूस आदमी की पनाह लेने में मजबूर हो गई हूँ। मरियम का लहजा नम था। थोड़े बहुत जितने मेहमान थे सब जा चुके थे। जब डॉक्टर वसीम ने संजीदा बैठे हमजा से मुखातिब किया, हमजा यार क्या सोच रहा है? वैसे तो इतनी जल्दी एक बार ही मम्मा के कहने पर राजी कैसे हो गया? मैं अभी तो हैरान हूँ, क्योंकि मम्मी का बस चले तो कोई भी कुंवारा ना बचे और मैं तो इस हसीना को देखते हुए खुद को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए तैयार था। सा का लहजा सर्द और आंखें सुर्ख थी। वसीम, ये लड़की इकबाल अहमद के भाई की बेटी है। वसीम का हैरत से बुरा हाल था। तुम्हारा मतलब इकबाल अहमद? ओ गॉड, तुम पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी इसी वक्त पता चला जब वो आंटी को अपने बारे में बता रही थी, इसलिए इससे एड्रेस और फ़ोन नंबर लिया था ताकि कंफर्म कर सकूं। हमजा संजीदगी से बोला। वसीम भी संजीदा होगा तो फिर निकाह करने की क्या जरूरत थी? पता है ना कितना जहरीला खानदान है। जब भैया भाभी को इस एक्सीडेंट में मरवाया गया था तब मैं स्टूडेंट था। इस इकबाल के खिलाफ एक भी सबूत पुलिस इकट्ठा नहीं किया, बल्कि सारे सबूत मिटा दिए थे और एक्सीडेंट का क्या केस क्लोज करा दिया गया। तू अच्छी तरह जानता है मैं सब छोड़कर सीएसएस करके इस लाइन में क्यों आया? हमजा ने जवाब दिया। वसीम उलझा, पर यार लिखा क्यों? जबकि वो लड़की भी शायद ऐसा नहीं चाहती थी। लड़की मेरे लिए एक मोहरा है जिसे इस्तेमाल करके मैं इस इकबाल को सड़क पर लाऊंगा। मैं किसी भी तरह इकबाल के खिलाफ ये मोहरा हाथ से जाने नहीं दे सकता था। अब इसका शोरने की हैसियत से मैं इस इकबाल पर अपनी बीवी की जायदाद और इस पर कातलाना हमला का केस करूंगा। अब वो नहीं बच सकेगा। हमजा सर लहजे में बोला। प्लेन तो अच्छा है पर वो मासूम लड़की तो खुद इसकी बरीरियत का शिकार हुई है। वो तो खुद कानून की मदद लेना चाह रही थी। वसीम बोला। मासूम और वो, खुदा का खौफ करो, मैं इसे 2 बार मिल चुका हूँ। इंतहाई दर्जा के तेज बदतमीज मुंह पर लड़की अभी शौक में है, वरना खून तो उन्हीं लोगों का। इसलिए इसे निकाह के ताकि इस केस में कोई मुश्किल ना आए। जैसे ही इकबाल कानून के शिकंजे में फंसता है, रिश्ता खत्म। वैसे इस टाइप की लड़की को कौन पूछता है? हमजा ने हो सकते अंकार भरी भी दोनों बातें करते कि वसीम की मम्मा अंदर आए। वसीम, अब चलो बेटा, तुम्हारी डैडी गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। हमजा बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश नसीब करे। एक बेचारा लड़की का सर का साया बनकर बहुत नेक काम किया है। अब से छोड़ देना और इस रिश्ते को दिल से कबूल करना, वरना इस मासूम से उल्टी सीधी बात मत करना। वो हमजा समझाती हुई साथ चलती बाहर निकल गई। हमजा ने रुक करके अंदर आया और अब वो उसके बढ़ते कदमों का रुख गेस्ट रूम की अच्छा दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने सोफे पर मरीम जो सर झुकाए बैठी थी, दरवाजा खुलने की आवाज़ पर चौंक कर सीधी और हमजा को देखकर इसके चेहरे पर नागवारी सी छा गई। मरीम ने नागवारी से कहा, तुम इधर क्या कर रही हो? और अंदर नौक के बगैर मत आना। वाह रसी, जल्दी पर बलने गया। मरीम साहब, मेरा घर है, मैं जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकता हूँ। किसी गलतफहमी का शिकार मत होना। मैं सिर्फ याद दिलाने आया हूँ कि मेरे मासूम बच्चों को इस रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश भी मत करना। और मुझे हमजा ने अपनी बात मुकम्मल की, मुझसे दूर रहना। तुम हो क्या जो मैं तुम पर डोरे डालूंगी? कुछ फहमी की भी हद होती है। कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में और मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ख्वाब में भी मत सोचना। और तुम भी मुझसे दूर रहना। बहाने इस कमरे में आने की जरूरत नहीं है। मरीम से तबीयत साफ की। हमजा से घुटता हुआ बाहर निकल गया। गुड्डू और पप्पू बड़े एनहमाक से रेसलिंग गेम खेलने में मगन थे। मेज पर पिज़्ज़ा, चॉकलेट, मिल्क और फल पड़े थे। खेलने के साथ साथ खाने पीने का शुक्र भी जारी था। जब हमजा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, हमजा गेम को ऑफ करता हुआ बोला, चलो भाई गेम टाइम खत्म, शाबाश, अपने स्कूल बैग लेकर आओ। हमजा ने दोनों ने हमजा को हैरत से देखा। स्कूल बैग? आज संडे है, होमवर्क तो रात में करेंगे, भी तो टिशू करेंगे, लंच भी तो करना है। गुड्डू ने समझाया। भी पिज़्ज़ा खाया, लंच तो हो गया ना? पिज़्ज़ा लंच नहीं होता, लंच तो आप पकाते ना, पास्ता और चिकन। अभी गुड्डू हमजा बहस में मसरूफ थे कि पप्पू अपनी जगह से उठा और पिज़्ज़ा का बड़ा बॉक्स मुश्किल अपने छोटे छोटे हाथ में उठाकर बाहर जाने लगा। हमजा ने दबोचा, पप्पू मोटे बिल्ले पिज़्ज़ा लेकर किधर भाग रहा है? पप्पू ने हमजा के गिफ्ट में कसमसाते हुए कहा, चाचू बेबी को भूख लगी होगी, मैं बेबी को पिज़्ज़ा देकर आता हूँ। हमजा पप्पू का गाल चूम कर इसे अपने गिफ्ट से आज़ाद करता हुआ बोला, ठीक है जाओ, वैसे भी कौन सा मेरे कहने से रुक जाओगे? गुड्डू साहब ने भी चॉकलेट मिल्क उठाया और पप्पू के पीछे चलकर हमजा ने दोनों को बाहर जाकर देखकर एक ठंडी आह भरी। आज एक लड़की हमारे बीच आ गई। अच्छा है गुड्डू, पप्पू को भी इसका असल रंग देखने को मिल जाएगा और खुद भी पीछे हट जाएंगे। वो बड़बड़ाता हुआ उनके खिलौने से बैठने लगा। मरियम इस बड़े से कमरे में अकेली बैठी थी, अपनी जिंदगी के नशेबो फराज पर गौर कर रही थी। इसने सोच लिया था कि सड़ू हमजा का कोई सानी लेना, अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी को सलामत रखना है। अभी वो सोचने में गुम थी कि दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और सुबह पिज़्ज़ा का अक्सर बड़े वाले ने मिल्क कार्टन पकड़े हुए था। पप्पू ने भागकर आकर पिज़्ज़ा मरियम को पकड़ाया। बेबी तुम्हें भूख लगी होगी, और चीज़ पिज़्ज़ा खाते हैं और ये चॉकलेट मिल्क पीस से हमें कैल्शियम मिलता है और हमारी मसल्स भी बनती हैं। गुड्डू चॉकलेट मिल्क का कार्टन इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। भूख तो मरियम को भी लगी रही थी, लिहाजा अपनी खुददारी और इज्जत नफ्स को एक कोने में डालकर इसने पिज़्ज़ा का स्लाइस निकाल लिया। अब वो तीनों बेड पर दायरे में बैठ गए थे। बीच में पिज़्ज़ा था। तीनों खाने के साथ साथ बातों में मगन थे। गुड्डू ने पूछा, बेबी क्या तुम मेरे साथ काम पर चलोगी? मरियम ने गला खंकारा, काम पर? क्या तुम्हारे जालिम चाचा तो मासूमों से काम करवाता है? तुम तो इतने छोटे हो कि अखबार फेंकते हो या गाड़ियाँ साफ करते हो? मरियम को खासा शौक लगा था। इतने प्यारे मासूम बच्चों को इस खड़ूस बदमाश ने काम पर लगा रखा था। वहाँ को मैं तरहमदीन मासूमों को देख रही थी, जिनमें से एक के चेहरे पर चीज़ लटका हुआ था, दूसरे के दूध से मुझे बनी हुई थी। नहीं बेबी, हमारा काम स्कूल जाना है, टेबल याद करना है, पोएम याद करना है, बहुत हार्ड वर्क है। पर गुड्डू ने समझाया, क्या करें चाचू, उल्टा लटका देते हैं अगर काम पर ना जाए तो। मरियम बड़ी हैरत के काम की तस्वीर सुन रही थी। बच्चे तो इसे अपने भी बाप महसूस हो रहे थे। मरियम ने दोनों को मुखातिब किया, मेरा नाम मरियम है, तो मुझे मरियम कह सकती हो। बेबी बड़ा ऑकवर्ड लगता है। पप्पू अपनी जगह से उठकर मरियम की जानिब एक जंप लगाई। मरियम ने तेजी से इस रुई के गोले को पकड़ा, उसके भूरे बाल लाते हुए बोली, क्या कर रहे हो? अगर गिर जाते, चोट लग जाती तो? गुड्डू साहब ने मरियम को समझाया, मरियम तुम बहुत क्यूट हो और क्यूट लड़कियों को सब बेबी कहते हैं। मरियम ने दोनों को मुखातिब किया, अच्छा चलो ये बताओ, तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? गुड्डू का तो मरियम की ऑफर सुनकर चेहरा ब्लश करने लगा था, जिससे देखकर मरियम की हंसी छूट गई। पप्पू ने फरमाइश की, बेबी चलो बाहर गार्डन में चलते हैं, झूला झूलेंगे। मरियम ने दोनों से पूछा, ठीक है, पर आप दोनों अपना नाम तो बता दो। गुड्डू ने इसको घुरा, में गुड्डू और ये पप्पू है, सुबह बताया तो था। मरियम ने सोचकर सवाल दोबारा दोहराया, अच्छा ये तो घर का नाम है ना, तुम ऐसा करो तो मुझे अपने स्कूल वाला नाम बताओ। गुड्डू ने कहा, मैं अरहम शाह और ये मोटा
एहसास था। पप्पू ने जिद की तो मरियम खड़ी हो गया, बाहर चले। गुड्डू ने इसके नंगे पैर देखकर पूछा, बेबी तुम्हारा शूज़ किधर है? मरियम ने जवाब दिया, शूज़ तो नहीं है। गुड्डू भागता हुआ बाहर गया। अच्छा मैं भी आया। सामने हमजा एप्रन पहने किचन में पास्ता बना रहा था। जब गुड्डू दौड़ता हुआ आया, वो किचन में रखी टेबल चेयर की तरफ इशारा करके बोला, चाचू जल्दी से चेयर पर बैठे। हमजा ने हैरानगी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? बैठो ना चाचू। हमजा गहरी सांस लेता हुआ कुर्सी घसीट कर बैठा। हमजा के बैठते ही गुड्डू तेजी से झुका और इसके पैर से स्लीपर निकाल कर तेजी से भागा। अबे ओ गुड्डू, रुकिए के बदतमीजी है। हमजा इसके पीछे लगकर गेस्ट रूम में पहुंचा, जहाँ मरियम इसके स्लीपर पहने खड़ी थी और इससे खासे बड़े थे। हमजा मरियम से गोया हुआ, ये क्या बदतमीजी है, और तुम मेरे स्लीपर वापस करो। गुड्डू और पप्पू दोनों बार जो मैं आती हूँ। मरियम हमजा को नजरअंदाज करके बच्चों से बोली, और वो हमजा का भी दिल जलाते बड़े शराफत से मरियम के हुक्म की तामील करते सर हिलाकर बाहर निकल गए। बच्चों के बाहर जाने के बाद मरियम हमजा की जानी मुड़ी, सुनो मुझे कपड़े, जूते, हेयर बैंड, तौलिया, टूथब्रश सब चाहिए और ख्याल रखना मुझे डार्क कलर पसंद नहीं है। मरियम ने हुक्माना लहजे में कहा। हमजा कलमलाया, मैं क्या तुम्हारा नौकर लगा हूँ? दिमाग दुरुस्त करो, तमीज से बात करो। नौकर नहीं, शोर तो हो चाहे आर्जी ही सही, वैसे ही मैं इन गंदे कपड़ों में नहीं रह सकती। मरियम ने धमकी दी, या तो सामान ला कर दो वरना मैं बच्चों को सच बता दूंगी। हमजा ने गहरी नज़र मरियम को देखा, फिर पैर मारकर दरवाज़ा बंद करके इसकी सिमत भरा। मरियम पीछे होती बोली, क्या बदतमीजी है, दूर हटो। क्यों दूर हटूँ? जब तुम मुझसे ना नफ़ का डिमांड कर रही हो तो फिर मैं भी अपना हक वसूल। हमजा इसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, वसूल करूँगा। मरियम के माथे पर पसीना आ गया। इसका दिल तो इतनी ज़ोर से धड़का था कि हमजा को भी इसकी तरफ सुनाई दे रही थी। वो बड़े गौर से करीब से इसे देख रहा था। देखते ही देखते मरियम की आंखें आंसू से भर गई। हमजा ने अपनी उंगली की पोर पर इसकी आंख से टपकता आंसू लिया और इसकी आंखों में झांक कर बोला, और आइंदा मेरे साथ सोच समझ कर बात करना। एक झटके से खुद से दूर करके बाहर चला गया। सुबह सवेरे का वक्त था, शायद 6 सवा 6 बज रहे थे। पूरे घर में हमजा की जोरदार मर्दाना आवाज़ माइक में गूंज रही थी। मरियम ने कई करवटें बदली, तंग कर तकिया मुंह पर रखा, मगर ये शोर कम ही नहीं हो रहा था। तंग आकर वो उठ बैठी और अपने बालों को लपटती हुई आवाज़ का ताक़ुब करती किचन तक जा पहुंची, जहाँ हमजा गीले पाल पैंट और बनियान में मलबूस, कंधों पर तौलिया फैलाए एप्रन पहने अंडे उबाल रहा था, और साथ ही साथ हाथ में पकड़े माइक में गुड्डू पप्पू को जगाने का फरीजा जारी था। गुड्डू पप्पू उठते हो या मैं आऊँ? मरियम हैरानगी से बच्चों को उठाने का ये अजीबोगरीब तरीका देख रही थी। जब हमजा चूल्हे की आँच हल्की करते हुए ठंडे पानी का जग फ्रिज से निकाल, ओके मेरे ठीठों के साथ डाल, गुड्डू मैं आ रहा हूँ, ठंडे पानी का जग लेकर जल्दी से। गुड्डू उठकर इस खरगोश को बुठावर नाच बैठ पड़ी, ठंडे पानी से नहलाऊंगा। हमजा माइक में बोलता हुआ मुड़ा और इस दरवाजे में खड़ी मरियम को देखकर ठटक गया। नंगे पैर, मल गजरे कपड़े, बिखरे बालों और नींद से भरी आंखों के साथ इसे मरियम पर किसी बदरूक का सा गुमान हुआ। हमजा तुम इधर क्या कर रही हो? अंदर जाकर हुलिया दुरुस्त करो, मेरे बच्चे डर जाएंगे। हमजा से टोका, ये सुबह सुबह क्यों टीन डब्बे वाले की तरह चला रहे हो? सोना मुश्किल कर दिया है। एक तो पहले ही इतनी मुश्किल से नींद आई थी और इस पर तुम्हारी भयानक आवाज़। अल्लाह इन बच्चों पर रहम करे। मरियम ने तासुफ से कहा, बेचारे मासूम कैसे तुम्हें बर्दाश्त करते होंगे बेचारे। मैं टीन डब्बे वाला, खुदा का खौफ करो, मैं तुम्हें कहाँ से टीन डब्बे वाला लग रहा हूँ? हमजा ने अपने सीने पर हाथ रखकर पूछा, मुझे नहीं पता, बस तुम ये शोर बंद करो। बच्चों का कमरा किधर है? मैं उन्हें खुद उठाऊंगी। मरियम कतई अंदाज में बोली। हमजा तो उसके मालिकाना अंदाज पर अश अश कर उठा और हाथ के इशारे से कमरे के बताते हुए वापस चूल्हे की जानिब मुड़ गया। मरियम नंगे पैर हथियार से चलती हुई चारों तरफ निगाह दौड़ाती इस बड़े से आलीशान महल नुमा घर को सताइशी निगाहों से देखती। बच्चों के कमरे तक पहुंची। इस कमरे के दरवाजे पर कोई लॉक कुंडी कुछ नहीं था। वो बिना आहट दरवाजा खोलती अंदर दाखिली कमरे में नीलबू रोशनी फैली हुई थी। एसी की हल्की से मोड़ और भी ख्वाबनाक हो रहा था। कालीन और दीवारों पर कार्टून कैरेक्टर्स की पिक्चर से थोड़े पास से पीछे 2 सिंगल बेड। मरियम ने पूरे कमरे का जायजा लिया, फिर सबसे पहले लाइट ऑन की, फिर बच्चों को आवाज़ देना शुरू की, गुड्डू पप्पू चलो अब उठ जाओ वरना तुम्हारे चाचू चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग खराब कर देंगे। मरियम ने आवाज़ लगाई, पर वो दोनों टस से मस नहीं हुए। मरियम वक्फे से आवाज़ें लगाती ही रही। इतने में हमजा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ पप्पू की बेबी से? पप्पू नहीं उठा क्या? वो मरियम का मजाक उड़ाता हुआ आगे बढ़ा। इसके हाथ में ठंडे पानी का बड़ा जग था। वो गुड्डू के बेड के पास आया और हाथ ऊंचा किया ही था कि मरियम तीर की तेज़ी से इसके सामने आई। यहाँ से गिरा ठंडा ठंडा पानी मरियम के ऊपर गिर गया। रो बेचारी जो गुड्डू को भीगने से बचाना चाह रही थी, खुद ठंडे यख पानी में तरबतर होगी। मरियम गुस्से से लाल पीती हुई चिल्लाई, क्या बदतमीजी है? तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? आवाज़ नीची करो, तमीज़ से बात करना सीखो, वरना अगर मैंने तुम्हें तमीज़ सिखाई तो तुम्हारे अपने हक में अच्छा नहीं होगा। हमजा धीरे से कराया। मरियम ने गुस्से से मुठियाँ भींची, यूँ गधा। हमजा ने तैश में आकर मरियम को बाजू से पकड़कर अपने सामने किया। हमजा की उंगलियां मरियम के बाजू में गड़ी जा रही है। तकलीफ की शिद्दत से मरियम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आखिरी बार समझा रहा हूँ कि तू तड़क मेरे सामने मत करना। आइंदा से मैं तुम्हारे मुंह से तुम ना सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमजा तंबीह अंदाज में बोला। मरियम भराए हुए लहजे में बोली, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। बाजू छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। हमजा जो बड़ी बेदर्दी से इसके बाजू पर दबाव डाल रहा था, इसकी आंखों में पानी आते देखकर पीछे हटकर वो सीने पर हाथ बांधे इसे देख रहा था। कमर तक लम्बे भीगे बाल, गुलाबी भीगा भीगा चेहरा, दिलकश पुरकशिश वजूद जो इसे मकनातीस की तरफ अपनी तरफ खींच रहा था। शायद ये निकाह के 2 बोलियों का असर था कि वो इसे अपने दिल पर दस्तक सी देती महसूस हो रही थी। इससे पहले वो उसके बारे में कुछ सोचता। मरियम ने एक जोरदार चीख मारी और फिर चीखें मारती चले गया। मरियम की चीखों की आवाज़ से हमजा जैसे किसी ट्रांस से निकला। हमजा ने जर्जरी ली, अल्लाह बचाए, मैं भी इस बदरू के लिए क्या सोच रहा था। फरमा बीबी साहिबा आप बड़े शौक से बच्चों को उठाने आई थी, क्या हुआ? उठा लिया? ये मेरे बच्चे हैं, मैं जानता हूँ कि हर पीर की सुबह ये क्या तमाशा करते हैं। ये क्या? हमजा गुड्डू को जाने बड़ा लिहाफ हटाया और उसके कानों में ठूसी हुई निकाल के मरियम को दिखाई। फिर यही अमल पप्पू के साथ दोहराकर दोनों को एक जोरदार आवाज़ लगाई। दोनों आंखें मलते हुए उठ बैठे। मन मनाया, क्या चाचू सोने देना? इतने में मरियम पप्पू के पास आकर उठाने लगी। पप्पू नींद में लड़खड़ाता हुआ बोला, बेबी चाचू से कहो ना आज हमें कहाँ पर नहीं जाना। मरियम ने पप्पू को हथियार से चुमकर कंबल दुरुस्त के दोबारा बेड पर लटाया और गुड्डू के पास आकर इसे लिटाकर गुड्डू ने कहा, यू आर दी बेस्ट बेबी, लव यू। ये मुस्कुराती हुई दरवाजे की जानी पड़ी और लाइट ऑफ करती बाहर निकल गई। इस पूरे मंजर में कोने पर खड़े हमजा को दोनों बच्चों मरियम ने भरपूर नजरअंदाज कर दिया और ठंडी सांस पड़ता बाहर निकला और अपने कमरे में तैयार होने चला गया। मरियम अपने कमरे में सोफे पर बैठी कहाँ पर रही थी जब दरवाज़ा नॉक करके नक सकती से तैयार पुलिस यूनिफॉर्म पहने हमजा अंदर दाखिल हुआ। आज तुम्हारे शय की वजह से बच्चों के स्कूल की छुट्टी हुई है, आइंदा ऐसा ना हो। और अब हमजा ने हिदायत दी, चूँकि बच्चे घर में हैं तो उनका ख्याल रखना। हमजा ने जवाब देने के लिए सर उठाया तो हमजा को यूनिफॉर्म में देखकर हैरान रह गई। हमजा भी इसकी आंखों में बढ़ती हैरत पर शताइश नोट कर चुका था। हमजा ने मरियम की आंखों के आगे हाथ लहराया, क्या हुआ? मरियम ने बुखलाहट में पूछा, तुम आई मीन आप पुलिस में हैं, बदमाश नहीं है? जी मिस मरियम, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ, अब चलता हूँ, बच्चों का ख्याल रखना, वो कहता हुआ मुरा।
मरियम ने आवाज़ लगाई, सुनिए, क्या मेरी मदद नहीं कर सकते? मुझे अपने ताया को सज़ा दिलवानी है। हमज़ा मरियम की बात सुनकर एक लम्हे को रुका, फिर तेज़ी से बाहर निकलता चला गया। हमज़ा ने ऑफिस आकर सबसे पहले मरियम के ताया इकबाल के खिलाफ पर्चा कटवाया, फिर अपना काम निपटाकर इकबाल साहब के ऑफिस चला गया। इकबाल साहब ही आकर बैठे ही थे कि पियोन ने एसपी हमज़ा के आने की इत्तला दी। उन्होंने कार्ड देकर हैरान होते हुए हमज़ा को अंदर भेजने का कहा। चंद ही लम्हे बाद बावकार हमज़ा यूनिफॉर्म पहने, सर पर कैप लगाए अंदर दाखिल हुआ। जी एसपी साहिब, आज हमें कैसे याद किया? इकबाल साहब अपनी कुर्सी से उठे बगैर बोले।